उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम का निरीक्षण लिया है और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से काम की पूरी डिटेल भी ली। सीएम धामी ने कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि साल 2026 तक रेल लाइन के फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद पहाड़ की यात्रा सुगम हो जाएगी। पूरे इलाके में पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे और लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी। अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेज़ी से चलेगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली के कर्णप्रयाग में निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। यहां पर सीएम धामी ने पहले रोड शो किया, जिसमें उनके साथ हजारों की संख्या में भीड़ नजर आई और सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल तक पैदल ही मार्च किया। उनके पीछे भारी भीड़ नजर आई। बीजेपी और सीएम धामी के नारों के बीच पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद जनसभा का आयोजन हुआ। सीएम धामी को सुनने ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ काम हो सके। आपका ये उत्साह देखकर, आपका ये जोश देखकर साफ पता चल रहा है कि आप सब लोगों ने यहां कर्णप्रयाग पालिका से गणेश शाह को और गौचर से अनिल नेगी को जिताने का फैसला कर लिया है, कमल खिलाने का फैसला कर लिया है। आप सभी का आज आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम 3 गुना तेजी से होंगे और इस क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया है, जो कि अब वायरल हो रहा है, जिससे कोटद्वार का राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। कोटद्वार की सामान्य सीट पर कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतारा, जिस पर तंज कसते हुए सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस में कोई मर्द ही नहीं बचा है, इसलिए महिला को मैदान में उतारा गया और कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत ने इसे महिलाओं का सीधा सीधा अपमान करार दिया है और कहा कि स्पीकर रितु खंडूरी के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बात कहना शर्मनाक है। देखिए, पहली हार तो कांग्रेस ने वहां पर मान ली। कांग्रेस को कोई मर्द मिला ही नहीं भाई के काम कांग्रेस के जितनी हिम्मत नहीं की उन लोगों ने, यह कांग्रेस की पहली हार। ये बहुत ही उनकी सोच बताती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच बताती है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं वो, और आज इस तरीके के बयान करके उन्हें पूरी नारी शक्ति को शर्मसार किया है और बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की सोच इनकी है। कांग्रेस के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और शैलेंद्र रावत जी ने 2 बार यमकेश्वर से चुनाव लड़ा और दोनों महिला प्रत्याशियों से हारे, तब उनको शर्म नहीं आई? तब उनकी मर्दानगी कहाँ गई थी? उत्तराखंड निकाय चुनाव में भले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अभी तक कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के टिकट में बतौर स्टार प्रचारक उनका नाम जुड़ जाने भर से बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बहस तेज हो गई है। देखिए, निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है,
उनमें एक नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी है। बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य हल्द्वानी समेत कुछ सीटों पर उनका कार्यक्रम लगा रही है। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही है। भाजपा ने जो है प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी स्टार प्रचारक बनाया, तो भाजपा डरी हुई और सहमी हुई है। उसको लगता है कि वो चुनाव हारेगी। सिर्फ सांप्रदायिकता का खेल खेल करके जो है चुनाव जीतने का जो मंसूबा भाजपा का है वो पूरा नहीं होगा। काठ की हांडी एक दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्य के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है कि उसके सारे निकाय चुनाव में उसकी वैतरणी पार हो रही। इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ जी को भी बुलाया जा रहा है, अन्य केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी को तो ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए उत्तराखंड भाजपा बुला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के बहाने कांग्रेस जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। और योगी जी के आने के बाद जो यहाँ का देवतुल्य पक्ष है, जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, उसके अंदर भी एक जागृति खड़ी होती है। तो क्या योगी जी के आने से मुसलमानों को कांग्रेस एक प्रकार से भड़काने का प्रयास कर रही है? इस प्रकार का माहौल बना कर जब कांग्रेस ने देवभूमि के अंदर काम किया है, कांग्रेस यहाँ पतन की ओर गई है। नगर निगम की हल्द्वानी जैसी कई सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कराकर बीजेपी इन सीटों पर अपनी जीत पुख्ता कराना चाहती है, तो कांग्रेस को डर है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो सीट उसके हाथ से निकल सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में एक चुनावी सभा के साथ ही रैली निकाली और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा सहित कई नेता मौजूद रहे। चुनावी सभा में बोलते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में मैदान में जरूर उतरी है, लेकिन उसके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं। यही वजह है कि आज भी बीजेपी धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, लेकिन अब जनता ऐसे मुद्दों से उबर गई है। और कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि मेयर सीट पर कांग्रेस की अंजू लुंठी भारी अंतर से जीतने जा रही है। ये क्या हो रहा है प्रदेश में, जो बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान के दंगे कराकर या हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट कर सत्ता में आती है, लेकिन उनके पास ना डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना शांति का एजेंडा है। वो केवल और केवल नफरत की बात करते हैं और उनके कार्यकर्ता बलात्कार, हत्या और पेपर लीक जैसे घोटालों में शामिल हैं। देहरादून में कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल का मस्जिद के गेट के बाहर पहुंचकर प्रचार का वीडियो सामने आया तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि जुम्मे की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाली कांग्रेस को इसका भी जवाब देवभूमि की जनता देगी। तो कांग्रेस उस बेवजह के मुद्दे की बात कह रही है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव प्रचार खत्म होने से 10 दिन पहले और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पर ये वीडियो सामने आया है। निकाय चुनाव प्रचार का ये वीडियो देहरादून में पलटन मार्केट मस्जिद का बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल मस्जिद के गेट पर हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वीडियो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद का बताया जा रहा है, जब मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो वीरेंद्र पोखरियाल के समर्थक देहरादून को बचाने के लिए कांग्रेस का मेयर लाने की बात कर रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल कांग्रेस उनको बचाना है, कांग्रेस का मेयर लाना है। राजधानी में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी को निकाय चुनाव के बीच में हमले का बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक देवभूमि की जनता तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस ने हर चुनाव में तुष्टीकरण की सीमाएं लांगी हैं। कभी जुम्मे की छुट्टी, फिर मुस्लिम विश्वविद्यालय, और आज जुम्मे के दिन वोट के लिए मस्जिद के अंदर मत्था टेकना, ये प्रदर्शित करता है कि देवभूमि के स्वरूप में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का दृश्य कल था, वो दृश्य सिद्ध करता है कि कांग्रेस आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही इस राज्य के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण का जो प्रभाव है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरीश रावत सरकार में जुमे की छुट्टी की बात की, तो फिर 2022 में उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। ऐसे में निकाय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के मस्जिद वाले वीडियो को
बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक ये बीजेपी का डर है। तो जो है 3 मंदिरों में गए हैं, तो ये भी तुष्टीकरण लगना चाहिए। तो ये देखिए, जब आप चुनाव प्रचार करते हैं तो हर जगह जहाँ लोग हैं वहाँ मिलते हैं। ये भाजपा का दृष्टिकोण है, उनके दृष्टिकोण में हिंदू मुसलमान ही है, बाकी कुछ है नहीं। वीरेंद्र पोखरियाल की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसलिए उनको कुछ न कुछ ऐसा नैरेटिव गढ़ना है जिससे उनके पांव जमीन पर टिक सके। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ तो देवभूमि का सम्मान बचाने की बात करने वाली बीजेपी ने मस्जिद में प्रचार के वीडियो को कांग्रेस की देशव्यापी सोच से जोड़ दिया है। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि जुमे की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद कांग्रेस को निकाय चुनाव में मस्जिद वाले वीडियो का बड़ा नुकसान भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रिहाना परवीन कांग्रेस में शामिल हो गईं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रिहाना परवीन को कांग्रेस में शामिल कराया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ज्वाइनिंग का वीडियो शेयर किया। हरीश रावत ने लिखा कि रिहाना परवीन और उनके साथ शामिल हुई बहनें मेयर के चुनाव में देहरादून में जीत दिलवाने के लिए आगे बढ़कर काम करेंगी। उत्तराखंड में जारी नगर निकाय चुनाव के बीच प्रदेश की जनता 100 शहरों की छोटी बड़ी सरकार चुनने जा रही है और इन्हीं में से एक ऐसा इलाका है जहां आम दिनों में शिकार और शिकारी के किस्से सुने और कहे जाते हैं, लेकिन इन दिनों यहां भी चुनावों की चर्चा है। आखिर कौन सी ये जगह है और क्या है यहां का राजनीतिक मिजाज, देखिए इस रिपोर्ट में। छोटी हल्द्वानी यानी काला ढूंगी यानी मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट का गांव, जहां आम दिनों में हर किसी की जुबान पर जिम की बहादुरी के किस्से होते हैं, लेकिन इस बार नगर पालिका चुनाव के बीच यहां जनता अपने नेताओं से उनके काम का हिसाब मांग रही है, क्योंकि पिछले 25 सालों में यहां कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से पहले पंचायत और फिर नगर पालिका पर राज किया है, लेकिन फिर भी इस पर्यटक कस्बे की हालत ठीक नहीं है। 20 साल से मैं यहाँ ऐसा ही देख रही हूँ। हमारा गांव है अंदर को, उसमें रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इतने साल हो गए, हॉस्पिटल है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, कोई भी स्कूल है लेकिन कोई सुविधाएं नहीं है। मतलब 20 साल में मतलब मैंने यहाँ कुछ देखा ही नहीं। राज्य में जो है सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। और देखो नगर क्षेत्र में जो चेयरमैन है 10 साल में, वो जो है भारतीय जनता पार्टी का ही है। और यहाँ का एमपी कौन है? यहाँ का एमपी भी जो है भारतीय जनता पार्टी का। तो यह बड़ी जो है मायूसी यहाँ के क्षेत्रवासियों की है कि यहाँ अभी तक कोई विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो पाया। जाहिर है चुनाव का समय है, छोटी सरकार का मुखिया बनने को नेता गली गली घूम रहे हैं, लिहाजा जनता भी हिसाब के मूड में है। लेकिन खास बात ये है कि कांग्रेस ने जहां पूर्व चेयरमैन दीप सत्ती की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी जमीनी कार्यकर्ता कविता वालिया पर भरोसा जताया। वहीं तीसरी तरफ बीजेपी से बागी होकर के पूर्व चेयरमैन पुष्कर कत्यूरा अपनी बीवी को चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी है। अपनी जनता के मन में विश्वास देख रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि उन पर विश्वास है कि शायद इस बार हमें अगर आशीर्वाद मिलता है तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, ये आगे बढ़ेगा। तो जनता की उम्मीद के मैं अपनी जीत को देख रही हूँ। कभी जनता के साथ वो गई भी नहीं है, किसी ने उनको देखा तक नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी जनता ने मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं जनता के बीच हमेशा रही हूँ, सुख दुख में हमेशा खड़ी रही हूँ। दरअसल जिम कॉर्बेट के कारण काला ढूंगी की एक अलग पहचान है, साथ ही बीजेपी का इसे गढ़ भी माना जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी यहाँ बगावत का सामना कर रही है। इन सब के बीच सरकार ने नगर पालिका के क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें जिम कॉर्बेट के गांव को भी शामिल कर लिया है। ऐसे में वोटों का गणित अब बदल चुका है और तकरीबन 8,500 वोटों की लड़ाई मजेदार हो चली है। काला ढूंगी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। शहर के समीकरण में आज बात करते हैं पौड़ी नगर पालिका की, जहां बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं और चुनावी मुद्दों पर खूब प्रचार हो रहा है।
राज्य गठन के बाद पौड़ी नगर पालिका चुनाव में 2 बार निर्दलीय जबकि 1 बार बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी ने बाजी मारी। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में ही गढ़वाल कमिश्नरी समेत कई मंडलीय कार्यालय भी हैं, जबकि राज्य का पहला थीम पार्क कंडोलिया पार्क और एशिया का दूसरा हाई एल्टीट्यूड रांसी स्टेडियम भी यहाँ है। पौड़ी नगर पालिका में 11 वार्ड है, जहां 14,813 वोटर हैं। इसमें 1 ट्रांसजेंडर और 7,587 पुरुष मतदाता है और 7,225 महिला मतदाता है। नगर पालिका पौड़ी में पहली बार अध्यक्ष पद की सीट महिला रिजर्व है। पौड़ी में पालिका अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने पौड़ी से सुषमा रावत को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यशोदा नेगी को टिकट दिया है। लेकिन दोनों पार्टियों के बागी भी चुनावी मैदान में हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने का दम भर रहे हैं। और जनता का जो प्यार, स्नेह, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिल रहा है। जिस तरह से कि जनता का प्यार स्नेह मिल रहा है, हमारी जीत सुनिश्चित है कि हम भारतीय जनता पार्टी का पौड़ी में कमल खिलाएंगे और इस पौड़ी के विकास के लिए सब लोग एकजुट होकर। लोगों की यहाँ पे सख्त जरूरत है, लाइट की यहाँ पे जरूरत है, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, सड़कें गड्ढे युक्त सड़क हैं और तमाम तरह के हाउस टैक्स हो गया, बिजली का बिल ज्यादा हो गया। हमारा शहर एक शहर के नाम से रह गया है। जन समर्थन की बात अगर मैं करूंगी तो मुझे लगता है जनता समझदार है। जनता को आज पता है उसे क्या चाहिए। जनता किसी के बहकावे में नहीं आना चाहती, ना कोई रिश्तेदारी निभाना चाहती। जनता चाहती है कि इस टाइम पौड़ी की पे वो बैठे या पौड़ी पे वो आए जो पौड़ी के लिए काम करे और पौड़ी के लिए सोचे। पौड़ी में कूड़ा निस्तारण, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट जैसी कई समस्याएं हैं जो चुनावी मुद्दे बन रहे हैं। हम ऐसा कैंडिडेट चाह रहे हैं जो महिलाओं की आवाज़ उठाए, उनकी समस्याओं को समझे और उनके लिए स्वरोजगार की तलाश करे। और साथ ही साथ पौड़ी की जो मूलभूत समस्याएं है, जैसे कि कूड़ा हो गया, सड़कें जो बदहाल है और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट नहीं है कई सड़कों में। ऐसे प्रत्याशी को चुनकर आगे भेजेंगे जो पौड़ी को उसकी पुरानी छवि वापस लौटाने में प्रयास करेगा और पौड़ी को एक पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास करेगा। जैसे सड़क है, कूड़ा है, आवारा पशु है, स्वास्थ्य है, इन सबको देखते हुए ही हम इसमें वोट डालना चाहेंगे अपना, क्योंकि पौड़ी के अंदर एक मूलभूत सुविधाओं के लिए ही आम आदमी तरसता है, बड़ी चीजें सोच ही नहीं पाता है। 25 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग है और इस दिन जनता का फैसला सबके सामने होगा। लेकिन इन दिनों पौड़ी में चुनावी हलचल तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से वर्चुअली जुड़े। सम्मेलन में दूसरे राज्यों के सीएम भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशा मुक्त भारत का संकल्प है और इसी दिशा में काम किए जा रहे हैं। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर बीती रात एक युवक गहरी खाई में गिरकर फंस गया। इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने राहत अभियान चलाया और रात में ही अपने जान की परवाह किए बगैर खाई में उतरकर 24 साल के विजय दानू को न सिर्फ खाई से निकाला बल्कि अस्पताल भी पहुंचाया। फिलहाल कपकोट के अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। खाती गांव का विजय दानी बीती रात ज्वारपानी के पास गहरी खाई में गिर गया। पुलिस को खबर मिलते ही तुरंत टीम बनाई गई। रात में ही रेस्क्यू चलाया गया। खाती गांव तक गाड़ी से पहुंचे, उसके बाद 18 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय किया। उसके बाद गहरी खाई में रात में ही उतरने का जोखिम उठाया। विजय के सिर और पैर में चोटें आई थीं, धड़कन चल रही थी। तुरंत ही घायल को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के कृषि निदेशक द्वारा कोई 2 दशक से जलागम निदेशालय में डेपुटेशन में काम कर रहे अपने 10 अफसरों को वापस विभाग में बुलवाने के लिए चिट्ठी लिखने के 48 घंटों बाद हलचल बढ़ी है। और इस बीच 2015 की एक सरकारी चिट्ठी सामने आई जब हरीश रावत सीएम थे। 10 साल पुरानी चिट्ठी में डेपुटेशन के साथ विभागीय मर्जर का भी जिक्र है, लेकिन पूर्व सीएम रावत ने अपने कार्यकाल की कथित चिट्ठी पर ही सवाल उठा दिए हैं।
अपनी स्क्रीन पर इन दो सरकारी चिट्ठियों को देखिए। एक चिट्ठी 48 घंटे पहले कृषि निदेशक ने लिखी है, जिसमें 10 अफसरों का जिक्र है जो 18 से 20 सालों से जलागम विभाग में डेप्यूटेशन पर काम करने गए थे, लेकिन लौट कर आए नहीं। अब इस दूसरी चिट्ठी को देखिए। 2015 में तत्कालीन प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसे अफसर जो डेप्यूटेशन पर आते हैं लेकिन उनको तनख्वाह में अगर फायदा नहीं होता तो ऐसे अफसरों की सेवा को दूसरे विभाग में मर्ज कर देना चाहिए। ये चिट्ठी तब लिखी गई थी जब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। पूर्व सीएम रावत 10 साल पुरानी चिट्ठी पर हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि मर्जर आसान नहीं होता और जलागम जैसे विभाग से कर्मचारी लौटने को आसानी से क्यों तैयार नहीं होते, ये खोज का विषय है। देखिए, जब तक जलागम के कामों की और उसके तहत जो क्रियान्वयन होता है उसका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग ना हो तो ये विभाग जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन राज्य के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और जलागम के कामों की निरीक्षण के लिए एक थर्ड पार्टी पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। हर जगह पब्लिक ऑडिट सिस्टम खड़ा किया जाना चाहिए। जब तक वो सिस्टम खड़ा नहीं होगा तो ये चेक नहीं हो सकता जलागम में जो भ्रष्टाचार है। इसीलिए जो जलागम में आया वो उसी में लिपट करके रह गया। और संबंधित विभागों की सेक्रेटरीज में भी ये काम होना ताकत होनी चाहिए कि भाई तुम नहीं आओगे वापस, तो डेपुटेशन ज्यादा से ज्यादा एक बार रिपीट होना चाहिए। इतने पीरियड के लिए डेपुटेशन पर गए हैं और यदि वो नहीं आ रहे हैं वापस तो फिर उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई का अधिकार तो जो है सेक्रेटरी को है ही है। दरअसल सरकारी विभागों में डेप्यूटेशन यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में थोड़े समय के लिए जाना सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। अमूमन तजुर्बे और सैलरी में फायदे के लिए डेप्यूटेशन आकर्षित करता है, लेकिन कई बार कर्मचारी सैलरी या करियर में कोई फायदा नहीं होने पर भी डेप्यूटेशन के लिए लाइन लगाते हैं और सालों बाद भी मूल विभाग में लौटना पसंद नहीं करते। ऐसे विभागों को सरकारी कॉरिडोर में मलाईदार विभाग कहा जाता है। अब मेरे भी संज्ञान में आया है और कि विभाग में कई वर्षों से लोग प्रतिनियुक्ति पर आए और कई वर्षों से जमे हुए हैं और कई अधिकारी उसमें ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से भी जमे हुए हैं। ये भी हमारी जानकारी में आया है और हमने उचित स्थान पर बात भी रखी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके प्रति गंभीर है। डेप्यूटेशन के चक्कर में कई विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं जलागम सरीखे कुछ विभागों में काम कम और कर्मचारी अफसर ज्यादा हो गए हैं। सरकार का फोकस कृषि और उद्यान पर है, इसलिए अपने अफसरों को वापस बुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।